हेलो दोस्तों, आज जो मैं बुक समरी आपके लिए लेके आई हूँ उस बुक का नाम है थिंक फास्ट एंड स्लो। इस किताब के ओनर डेनियल कहनीमैन को नोबेल प्राइज से नवाजा गया इकोनॉमिक्स में। वो बाय प्रोफेशन एक साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने इस किताब में थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, इसमें उन्होंने अपनी 40 साल की एक्सपेरिमेंटल और एक्सपीरियंस को शेयर किया हुआ है। इस किताब में उन्होंने डिटेल्ड में ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी कैसे इवॉल्व हुई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। हमारी माने तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने में। सर डेनियल कहनीमैन ने अपनी किताब में ह्यूमन थिंकिंग, हाईलाइटिंग अवर कॉन्जेक्यूटिव बायसेस और ह्यूमन ब्रिलियंस और लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड को एक्सप्लेन किया है। उन्होंने इस किताब को लिखने में साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई किया है। पहला, अप्लाइड इन सोशल साइंस। दूसरा, द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग हाइपोथेसिस। तीसरा, द क्लेवर एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट देम। एंड चौथा, अ लिटिल अबाउट द हाउ डाटास आर एनालाइज्ड। उन्होंने अपनी किताब में 2 सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। सिस्टम 1 operates automatically and quickly with little or no efforts and no sense of voluntary control। पहला सिस्टम में हमारे माइंड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। हम नो सेंस ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल के तहत इस काम को करते हैं, यानी कि हम अपने सेंसेस को कंट्रोल में नहीं लेते, हम यूं ही आसानी से कोई काम को कर लेते हैं। तब ये काम सिस्टम 1 में फॉल होता है। System 2 allocates attention to the effortful mental activities that demand it, including complex computations। System 2 एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा दिमाग तब कॉम्पिटिशनल हो जाता है जब हम किसी भी काम को करने के लिए अपना दिमाग को खर्च करते हैं। हम अपना एफर्ट लगाते हैं, अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को एक करके जो काम करते हैं और डिसीजन मेकिंग लेते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं सिस्टम 2। ये दोनों ही सिस्टम हमारे दिमाग में को एग्जिस्ट करती है और हमारी रोजमर्रा के जीवन में हमें मदद करती है हमारे जिंदगी में नेविगेट करने के लिए। और ये दोनों सिस्टम कॉन्सेप्चुअल है। सिस्टम 1 तब काम करता है जब हम जीवन के रोजमर्रा के काम को कर रहे हो, जैसे कि खाना खाना, झाड़ू मारना, बुक्स को पढ़ना, या फिर ऐसा कोई काम जो हम रिपीटेटिव वे में करते हैं ताकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए। और ये डेथ अलार्म्स को भी फिगर आउट कर लेता है। अगर हमारे जीवन में हमें मृत्यु का भय हो तो हम तुरंत उस जगह से निकल जाते हैं। तो ये सारे जो चीजें हैं ये सिस्टम 1 में फॉल होते हैं। सिस्टम 1 में सारे ऑपरेशंस बहुत ही ऑटोमेटिकली, क्विकली और इनवॉलंटरी हो जाती है। सिस्टम 1 को डेवलप करने के लिए हम अपने दिमाग को एडिक्वेटली ट्रेन कर सकते हैं ताकि किसी भी काम को हम एफर्टलेसली कर सकें। तो आइए जानते हैं वो 3 मेंटल हैक जो ऑथर ने इस किताब में एक्सप्लेन किया है। नंबर 1, एंकरिंग। एक एक्सपेरिमेंट में 2 अलग अलग ग्रुप्स के लोगों को एक ही क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको क्या लगता है आज तक दुनिया का सबसे लंबा रेडवुड पेड़ कितने फीट का होगा। दोनों ग्रुप को ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, परंतु पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग था। पहला ग्रुप को यह पूछा गया था कि आपको क्या लगता है सबसे बड़ा पेड़ 1200 फीट से कितना कम या ज्यादा हुआ होगा, जबकि दूसरे ग्रुप को यह पूछा गया था कि आपको क्या लगता है कि वह पेड़ 180 फीट से कितना कम या ज्यादा हुआ होगा। अब दोनों ग्रुप को समझाया भी गया था कि ये एस्टीमेट जो उन्हें बताया गया है बिल्कुल भी सही नहीं है, पर फिर भी दोनों ही ग्रुप्स के जवाब में यह एंकर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिलता है। पहले ग्रुप के सारे जवाबों को जब हम एवरेज निकालते हैं तो निकलता है 844 फीट और दूसरे ग्रुप का एवरेज जवाब निकलता है 282 फीट। इन दोनों उत्तरों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है सिर्फ एक एंकर लगाने की वजह से। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उन एंकर्स की वजह से हमारे दिमाग में एक एस्टीमेट पैदा हो जाता है। हम हमेशा उस एस्टीमेट के अनुसार ही जवाब देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ह्यूमन बिहेवियर इंफॉर्मेशन के ऊपर बेसिस है। हम अपनी इंफॉर्मेशन को
बेस मानकर ही डिसीजन लेते हैं, भले ही वो इंफॉर्मेशन गलत हो या सही। इसको समझते हैं एक छोटी सी उदाहरण के साथ। जब एक हाथी का बच्चा बहुत छोटा होता है तो माहौत उसे चेन लगा करके रखता है या फिर रस्सी लगा करके रखता है। वो बहुत कोशिश करता है छूटने की, परंतु वो छूट नहीं पाता और उसी चेन या रस्सी से बंध कर वह हाथी बड़ा होता है। वह साइज में तो बड़ा हो जाता है, स्ट्रेंथ में बड़ा हो जाता है, पर तब भी वो उस रस्सी को तोड़कर नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि बचपन में ही उसके माइंडसेट में वो एंकर बिठा दिया गया कि तुम इस रस्सी को कभी नहीं तोड़ पाओगे। इसीलिए वह उसी मेंटालिटी के साथ बड़ा होता है और सारी जिंदगी उसी मेंटालिटी के साथ ही जीता है कि मैं इस रस्सी को कभी नहीं तोड़ पाऊंगा। हमारा ह्यूमन दिमाग भी ऐसे ही लिमिटेशंस और बाउंड्रीज से भरी हुई है, जो हमें लगता है कि हम तोड़ नहीं पाएंगे, पर असल जिंदगी में वो प्रॉब्लम बहुत ही छोटी होती है, जिसका बहुत ही माइन्यूट सा सॉल्यूशन होता है कि बस एक सिंपल सा माइंड शिफ्ट। इस ट्रिक का इस्तेमाल बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में भी आप देख पाएंगे। दुकान वाले हमें पहले ही 500 की चीज का दाम 2000 बोल देते हैं, जिसकी वजह से हमें यह लगता है कि सच में वो 2000 रुपए का ही है और हमारे दिमाग में एक 2000 रुपए का एंकर बन जाता है। और इस एंकर का इस्तेमाल करके हम अपने दिमाग को एक बेस दे देते हैं 2000 का। अब हम 2000 के करीबी नंबर्स को ढूंढते हैं, जैसे कि 1500 या 1000 रुपए या 1200 रुपए। हम इससे कम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में वो बॉन्डेज पहले से डाल दिया गया है। और फिर जब उस रेट का हमें डिस्काउंट मिल जाता है तो हमें लगता है वाह, हमने तो ये डील क्रैक कर ली, पर असल में उस दुकानदार का ही मुनाफा होता है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी इंडिपेंडेंस सेल हो, ब्लैक फ्राइडे सेल हो, उससे पहले रेट्स को काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके एम्फेसिस किया जाता है और ठीक उसी दिन 50% ऑफ लिख करके आपको उल्लू बनाया जाता है। सेकंड प्रिंसिपल है लॉस एवर्शन। अगर मैं आपको 2000 रुपए दूंगा तो आपको उसकी खुशी होगी, परंतु आपको यह खुशी उतनी ज्यादा नहीं होगी जितना कि आपको बुरा लगेगा अगर आपकी वही 2000 वाली नोट कहीं गुम हो जाए तो। इसका मतलब यह है कि अगर हमें सेम अमाउंट मिलता है तो हमें उतनी खुशी महसूस नहीं होती जितना हमें बुरा लगेगा अगर वो अमाउंट हमसे गुम हो जाए। हमने ये अक्सर देखा होगा कि हमारा दिमाग हैप्पी मेमोरीज को बार बार रिकॉल करके खुश नहीं होता, लेकिन सैड मेमोरीज को बार बार रिकॉल करके हमारे आंखों को आंसुओं से भर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? स्टडीज बताते हैं कि हमारी किसी भी चीज का लॉस होना हमारे लिए एक साइकोलॉजिकली डबल पेनफुल होता है। आप इसे इन्फ्लुएंस मार्केटिंग में भी देख सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है और आपको यह बताती है कैसे ये प्रोडक्ट अगर आप नहीं खरीदेंगे तो फिर आप बहुत बड़े नुकसान में हो जाएंगे। आपको लॉस फील करवाते हैं और यह लॉस फिजिकली ना होकर के मेंटली होता है और आप फोमो में आकर के उस प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं और आगे जाकर के आप देखेंगे कि इसके उतने भी बेनिफिट्स नहीं हैं जितने आपको बताए गए थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी इंसान को कन्विंस करना है कि आप ये किताब पढ़ो तो उसको उस किताब के फायदे मत बताओ, उसको ये बताओ कि उस किताब को ना पढ़ के वो कितना बड़ा नुकसान उठा रहा है, तो वो इंसान फोमो में आकर के वह किताब जरूर पढ़ेगा। इस ट्रिक का इस्तेमाल आप बिजनेस एनालिटिक्स में भी कर सकते हैं। आप खुद को ये बताइए कि आप रिस्क लेकर के क्या क्या अचीव कर सकते हैं और साथ में ये भी बताइए अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो आप क्या क्या खो सकते हैं। खोने के डर से आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे और आप उस रिस्क को लेना शुरू कर देंगे, आपकी रिस्क एपिटाइट बढ़ जाएगी। थर्ड प्रिंसिपल है फ्रेमिंग। स्टडीज की माने तो यूरोपियन कंट्रीज में ऑर्गन डोनेशन बहुत ज्यादा पाया जाता है, जैसे कि फ्रांस, पोलैंड, पोर्टुगल, बेल्जियम, इन सारे कंट्रीज में ऑर्गन डोनेशन की रेट बहुत ऊपर है। वहीं दूसरी ओर ऑर्गन डोनेशन बहुत ज्यादा कम है डेनमार्क, नेदरलैंड, यूके और जर्मनी में। तो ये वास्ट डिफरेंस क्यों? स्टडी में पाया गया है कि
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक कंट्री के लोग दिल के बहुत अच्छे हैं इसीलिए वो ऑर्गन डोनेट करते हैं और दूसरी कंट्री के लोग ऐसा नहीं है, बल्कि यह सब पॉसिबल हुआ है एक सिंगल क्वेश्चन की फ्रेमिंग की वजह से। मतलब सीक्रेट बस यही थी कि जो कंट्रीज की डोनेशन रेट बहुत कम था उनके लोग जब DMB नाम का फॉर्म भरते थे तब ऑर्गन डोनेशन के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा होता था और वो क्वेश्चन ये था, टिक इफ यू वांट टू ऑप्ट इन ऑर्गन डोनेशन कैंप। इससे होता ये था कि लोग देखते तो थे परंतु टिक नहीं करते थे, जबकि दूसरी तरफ जो देशों में ऑर्गन डोनेशन सबसे ज्यादा हो रहा था वहां DMB फॉर्म में कुछ ऐसा लिखा हुआ था, टिक इफ यू डू नॉट वांट टू ऑप्ट फॉर ऑर्गन डोनेशन कैंप। ताज्जुब की बात यह है कि इस ऑप्शन में भी लोग टिक नहीं करते थे, लेकिन क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम किया गया था कि बाय डिफॉल्ट जो इंसान टिक नहीं करता है वो ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेशन बन जाता है ऑर्गन डोनेशन कैंप में। तो यह था एक उदाहरण पावर ऑफ फ्रेमिंग में। इस टेक्निक में आप अपनी एक्सपेक्टेड आउटकम ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हो और सामने वाले को मेंटली ट्रिक करके उस काम को करवा लेते हो। आप चीजों को ऐसे फ्रेम करते हो कि यह चीज लोगों के डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करता है। मतलब अगर आप एक अच्छी चीज को बुरी तरीके से फ्रेम करोगे तो लोग उसे बुरा ही मानेंगे, और ठीक इसके विपरीत अगर आप एक अच्छी चीज को बुरा फ्रेम करेंगे तो लोग उसे बुरा ही समझेंगे। तो बेसिकली आप सिचुएशन को सीडिंग कर रहे हो इंसान के माइंड में, भले ही वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। तो दोस्तों ये वह 3 प्रिंसिपल थी जिससे कि आप लोगों को और खुद को सबकॉन्शियस लेवल पर इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर से दबा दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।